ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है मेनली लोड फ्लो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इस फाइल में। तो आप सबसे पहले देखो कि पहला जो क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर सिस्टम इज और आर, यानी पावर सिस्टम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर किलोवाट आवर इज टू बी मिनिमम, rated voltage and frequency has to be supplied to the consumers both 1 and 2 और neither 1 and 2। तो जब भी हम पावर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि एक तो कॉस्ट भी मिनिमम होनी चाहिए, यानी ये वाले भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजायरेबल है, और दूसरा ये वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी भी विद इन लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम क्या बात करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर है ये है बोथ 1 and 2। देन सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि जो है ना, और अगर यहाँ पर देखो और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ट्रांसमिशन सिस्टम मस्ट बी मोर इफिशिएंट विद मिनिमम लाइन लॉसेस, और वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मस्ट बी जीरो और मिनिमम। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन इज और आर। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या हैं कि लॉसेस कम से कम होना चाहिए और वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम होना चाहिए। तो आप ये देखो कि बेसिकली ये जो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं ये किस में से बने हैं, एडवांटेजेस ऑफ या ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। तो इसी तरीके से आप एक टॉपिक से कई सारे जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक टॉपिक से जब कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं तो आप देखो जैसे चार एडवांटेज या चार हमारे ऑब्जेक्टिव थे, उन चार ऑब्जेक्टिव को दो में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा ही हो सकता है कि एडवांटेजेस से रिलेटेड भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म हो जाए। तो देन स्पेसिफाइड क्वांटिटीज ऑफ लोड बसेस, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत आसान है। हमें पता है कि हमारे पास लोड फ्लो एनालिसिस में चार पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक पी, एक क्यू, एक वी और डेल्टा। तो इसमें से जो और बसेस हमारी होती हैं तीन टाइप की, एक पीवी बस होती है और एक पीक्यू बस होती है और एक रेफरेंस बस होती है, रेफरेंस बस और स्लैक बस। तो आप देखो नाम से पता चल रहा है कि पीवी बस, पीक्यू बस, रेफरेंस बस। तो पी रेफरेंस बस तो हो गई आपकी स्लैक बस। पीवी बस जो होती है ये होती है वोल्टेज कंट्रोल बस, और पीक्यू बस जो होती है ये या पीवी बस को ही हम जनरेटर बस भी बोलते हैं, और जो पीक्यू बस है ये होती है हमारी लोड बस। तो इसमें जो लोड बस है उस पर कौन कौन सी क्वांटिटीज स्पेसिफाइड होंगी, पी एंड क्यू। बाकी अदर पर जो है ना और अलग अलग पैरामीटर्स स्पेसिफाइड होंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पी एंड क्यू स्पेसिफाइड होंगे लोड बस पर। देन इसके बाद स्लैक बस की बात करते हैं। तो स्लैक बस पर जो है ना वोल्टेज एंड डेल्टा, तो वी एंड डेल्टा स्पेसिफाइड होता है। तो जो हम लोगों ने एक समरी पढ़ी थी कि किस बस पर क्या क्या स्पेसिफाइड है, तो स्लैक बस पर वी एंड डेल्टा स्पेसिफाइड होगा, और जो पीवी बस है उस पर पी एंड वी स्पेसिफाइड होगा। तो नाम से आप याद रख लो कि अगर पीवी बस है मींस उस पर पी एंड वी स्पेसिफाइड है, पी क्यू बस है यानी उस पर पी एंड क्यू स्पेसिफाइड है, और स्लैक बस पर उसका वोल्टेज हमेशा हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो वोल्टेज एंड लोड एंगल यानी वी एंड डेल्टा स्पेसिफाइड होगा स्लैक बस पर। तो ये एक स्लैक बस से रिलेटेड ये तीन पॉसिबल क्वेश्चन है जो जो है ना स्पेसिफाइड आपको हो सकते हैं कि जनरेट जो है ना कौन कौन सी चीजें स्पेसिफाई कर सकते हैं हम, किस बस में क्या क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि जनरेटर बस के लिए, जनरेटर जो भी बस होगी उस पर आप P एंड V स्पेसिफाइड होगा। इसमें जो है ना P एंड V स्पेसिफाइड होगा, यहाँ बोल्ड भले ये Q एंड डेल्टा है,
पर जो है ना जनरेटर बस में पीवी स्पेसिफाइड होता है, पावर एंड वोल्टेज, एक्टिव पावर एंड वोल्टेज। देन एक जो इस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके इसमें एग्जाम में तो आ ही सकता है, बाकी ऐसे क्वेश्चन गेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी सारे आते हैं। यहाँ दिया है कि इन 4x4 बस मैट्रिक्स द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स आर 12, फाइंड द स्पार्सिटी। स्पार्सिटी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो पहली चीज, जब 4x4 का बस मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे? 16। जो वाई बस है, यहाँ है गिवन है कि 4x4 यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 16 एलिमेंट्स हैं। अब 16 एलिमेंट्स में से 12 एलिमेंट्स क्या है? नॉन जीरो। तो जीरो एलिमेंट कितने हुए फिर? 4। जब आपको परसेंटेज निकालना है स्पार्सिटी का, तो आप देखो यहाँ स्पार्सिटी में नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स कितने? 16 और नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं? 4। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ जीरो एलिमेंट सॉरी कितने? 4, क्योंकि नॉन जीरो दिए हैं यहाँ पर जो है ना 12 एलिमेंट। तो इससे आप निकाल सकते हो कि स्पार्सिटी कितनी होगी इस पर्टिकुलर वाई बस मैट्रिक्स की। इस रिलेशन पर जो यहाँ पर ये रिलेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, जहां गिवन है कि स्पार्सिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले पर बेस्ड काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर स्पेसिफाई करके और अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसमें हो सकता है कि यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट दिए हैं, यहाँ पर हो सकता है सीधा सीधा आपको जीरो एलिमेंट दे दे। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि 4x4 का बस 4x4 का वाई बस मैट्रिक्स है और यहाँ जीरो एलिमेंट, यहाँ नॉन जीरो की जगह लिख दे जीरो एलिमेंट्स आर 8, फाइंड स्पार्सिटी, देन 8/16 तो स्पार्सिटी होगी 50%। कोई ऐसा हो सकता है जहां पर स्पार्सिटी गिवन हो कि जो स्पार्सिटी ऑफ मैट्रिक्स इज 90%, और जो है ना अब ये वाई बस जो है ना 4x4 का दिया हुआ है और आपसे पूछ लें कि नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स कितने हैं या नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपको इस फॉर्मूले पर बेस्ड कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए और इसको याद रखिए। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर देखिए दूसरा फॉर्मूले बेस्ड, ये फॉर्मूले जब हम जो है ना थ्योरी पढ़ रहे होते हैं या हम जब हम जो है ना मेन रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब हम इन सारे फॉर्मूले का डिस्कशन नहीं करते। बट जब कभी ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम का डिस्कशन होता है, तब ये फॉर्मूले जरूर ध्यान रखने हैं और आपको याद कर लेना है। देन इन अ 4x4 Y bus matrix, the number of non-zero elements are 12. अब यहाँ पर देखिए 4 बस का सिस्टम है तो ऑब्वियस बात है कि 4x4 का बस Y बस बनेगा। नॉन जीरो एलिमेंट्स यहाँ पर 12 हैं, तो अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। तो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस कितनी होंगी? तो इसका जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए आप कि द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल बी इक्वल टू n स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस एन अपॉन 2, जहां पर n जो है ना ये टोटल नंबर ऑफ बसेस है और x जो है ना स्पार्सिटी है। अब स्पार्सिटी के लिए फिर से आपको कौन सा फॉर्मूला देखना है कि स्पार्सिटी आप क्या निकालते हो? नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ नॉन जीरो कितने दिए हैं? 12, और 12 नॉन जीरो हैं तो जीरो कितने हो गए? 4, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 4x4 का बस मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट विल बी 16। तो स्पार्सिटी आपने निकाल ली 0.25, और बाकी x जो है ना नंबर ऑफ बसेस दिया हुआ है यहाँ 4, तो आपने सीधा सीधा इसमें जो है ना वैल्यूज रखी और वैल्यू रखे आपने नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेट कर ली। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि t इज इक्वल टू n स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस एन अपॉन 2। इससे आप जो है ना अलग अलग रिलेशन, इसमें से अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हो इस रिलेशन को यूज करके। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देख लिया कि जो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है वो कितनी निकल के आ रही है? 4। इसके बाद ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ एक्सेलरेटिंग फैक्टर कितना है। तो जनरली इसमें जो भी वैल्यू दी हुई है वो सब बहुत ज्यादा है,
तो जब इतनी इनमें से ना तो वो 50 to 100 की रेंज में होता है, ना 1 to 10 की रेंज में होता है, ना ही 10.8 to 11.2, तो हमें पता है कि इनमें सबसे, क्योंकि एक्सेलरेटिंग फैक्टर कम से कम रहता है, तो आप देख लीजिए कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू है इन ऑप्शंस में आप उसको कंसीडर कर लीजिए। अदरवाइज आप चाहो तो इसको ये याद रख लो कि ये हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये 1.6 की जगह 1.5 हो, 1.8 या 1.4 to 1.6 हो, तो ये इसकी कोई स्टैंडर्ड वैल्यू जनरली नहीं कंसिडर करते, बट इन ऑप्शंस को देख के आप क्लियरली अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको हम कंसिडर करेंगे फॉर एक्सिलरेशन फैक्टर। देन एक इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखो, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन गेट में कई बार पूछा गया है, जिसमें क्या है, नेटवर्क कंटेनिंग 100 buses in which 10 buses are voltage control buses, 5 are fixed shunt capacitor buses, 20 are reactive power support buses, 6 generator buses। फाइंड करना है हमें जैकोबियन मैट्रिक्स, यानी जैकोबियन किस साइज का होगा। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2n माइनस m माइनस 2 बाय 2n माइनस m माइनस 2। यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ बसेस, m है टोटल नंबर ऑफ पीवी बसेस। अब जब पीवी बस की बात करते हैं तो इसमें वोल्टेज कंट्रोल बस भी आएगी, रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस भी आएगी, और जनरेटर बस भी आएगी। केवल किसको छोड़ दोगे आप, स्लैक बस को। तो इसलिए 2n माइनस m माइनस 2, तो यहां पर अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी है, 100, तो आपने किया 2 into 100। फिर जो है ना ये आपको निकालना है 35। आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर दिया है 20 रिएक्टिव पावर सपोर्ट बसेस और 10 वोल्टेज कंट्रोल बसेस और 5 फिक्स्ड शंट कैपेसिटर बसेस। तो ये तीनों ही क्या हो गई, 20, 10 और 5, ये तीनों मिला के 35 आपका जो है ना बस। ये आपने m की वैल्यू निकाल ली, तो 20 into 100 माइनस 35 माइनस 2, तो ये इसका जो साइज निकल के आएगा जैकोबियन का, जैकोबियन मैट्रिक्स का, दैट विल बी 163 by 163। तो ये अभी तक आप देखोगे इसमें हमने 3 मेन फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। इन तीनों फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। ये हमेशा आप मान के चलिए कि किसी न किसी एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आप मान के चलो कि आ ही सकता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस इज आर और आर नॉट पीवी बसेस। अब देखो वोल्टेज कंट्रोल बस, ये तो ऑलरेडी वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, तो ये पीवी बस होगा ही होगा। देन रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस, ये भी क्या कर रहा है, रिएक्टिव पावर भी वोल्टेज को कंट्रोल करता है, तो इसलिए ये भी पीवी बस हो गई। और अब जो है ना वन है फिक्स्ड शंट कैपेसिटर बसेस, ये नहीं होगा, इसलिए ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिक्स्ड शंट कैपेसिटर बसेस, क्योंकि इनको हम कंसीडर करते हैं एज लोड बस और पीक्यू बस। ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट जो है ना, which of the following is or are advantages of न्यूटन राफसन मेथड। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ इटरेशंस आर लेस, applicable for large power system network, and time taken for each iteration is less, और या फिर both 1 and 2। तो ये किससे बन रहा है क्वेश्चन, एडवांटेजेस से। जैसे हमने पहला जो क्वेश्चन पढ़ा था इस क्लास में डिस्कशन करते टाइम, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। सिमिलरली एडवांटेजेस से रिलेटेड, एडवांटेजेस ऑफ न्यूटन राफसन या फिर एडवांटेजेस ऑफ गॉस सीडल, इनके जो भी एडवांटेजेस हैं उनमें से कोई भी एक या दो एडवांटेज को ऑप्शन में देके एक क्वेश्चन बन सकता है कि आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द न्यूटन राफसन और गॉस सीडल मेथड। तो इसमें आप एडवांटेज देखो तो इसके हिसाब से बोथ 1 and 2 के नंबर ऑफ इटरेशंस आर लेस एंड एप्लीकेबल फॉर लार्ज पावर सिस्टम नेटवर्क। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। एंड सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ गॉस सीडल मेथड इज और आर, जिसमें देखो कैलकुलेशन टाइम फॉर ईच इटरेशन, हर एक इटरेशन के लिए कैलकुलेशन टाइम जो है ना गॉस सीडल के लिए ज्यादा कम होता है, और
जो है ना बाकी टोटल जो है ना नंबर ऑफ इटरेशंस हैं वो न्यूटन राफसन में। तो ये बेसिकली आप ये देखो जो कंपैरिजन हुआ गॉस सीडल एंड न्यूटन राफसन का, उससे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। नंबर ऑफ इटरेशन गॉस सीडल में ज्यादा होते हैं। लार्ज पावर सिस्टम गॉस सीडल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए हम न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कैलकुलेशन टाइम फॉर ईच इटरेशन इज लेस। देन अब क्या है नेक्स्ट, इन लोड फ्लो स्टडीज पीवी बस इज ट्रीटेड एज पीक्यू बस व्हेन। तो इसके लिए हमें पता है जब हम पीवी बस को पीक्यू बस के तरीके से या जनरेटर बस को हम लोड बस के तरीके से तब ट्रीट करते हैं जब रिएक्टिव पावर लिमिट से बाहर निकल जाते हैं। अदरवाइज बाकी किसी लिमिट से हमें कोई लेना देना नहीं है, फेज एंगल से कोई मतलब नहीं है, वोल्टेज का उस टाइम पर कोई मतलब नहीं है, और ये एनी ऑफ द अबव तो है ही नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है रिएक्टिव पावर गोज बियॉन्ड लिमिट। क्योंकि हम जब भी लोड फ्लो एनालिसिस लगाते हैं इसमें पीवी बस में, तो हम केवल और केवल रिएक्टिव पावर लिमिट चेक करते हैं। रिएक्टिव पावर लिमिट चेक करेंगे, और अगर रिएक्टिव पावर जो है ना ये बियॉन्ड लिमिट है, तो उस पीक्यू बस को हम जो है ना कंसीडर करेंगे, सॉरी पीवी बस को ट्रीट करेंगे एज ए लोड बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फॉर एक्यूरेट लोड फ्लो कैलकुलेशंस ऑन लार्ज पावर सिस्टम द बेस्ट मेथड इज न्यूटन राफसन, गॉस सीडल, डिकपल्ड और सारे। तो अभी हमने पहले जो है ना एडवांटेजेस में पढ़ लिया था कि फॉर लार्ज पावर सिस्टम हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, न्यूटन राफसन मेथड। तो करेक्ट आंसर इज न्यूटन राफसन मेथड। देन फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड बस पे पी क्यू स्पेसिफाई करते हैं। अब देखिए नॉर्मली जेड बस मैट्रिक्स क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना आपको अलर्ट होने की जरूरत है। अलर्ट क्या होने की जरूरत है कि हमने जो है ना हम पढ़ते हैं जनरली वाई बस मैट्रिक्स पढ़ते हैं, और वाई बस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। तो हम अगर यहाँ इस क्वेश्चन में देख लें कि नॉर्मली जेड बस मैट्रिक्स इज, तो हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हो जाएं कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और जो है ना क्योंकि हम वाई बस मैट्रिक्स स्पार्सिटी है ना, हमने उसके एडवांटेज में पढ़े थे कि वाई बस मैट्रिक्स इज ए स्पार्स मैट्रिक्स। तो हो सकता है कि हम जो है ना ये आंसर इसका स्पार्स मैट्रिक्स टिक कर दें, बट ये क्वेश्चन में यहाँ देखना है कि ये जेड बस है, वाई बस नहीं है। तो अगर जेड बस मैट्रिक्स पूछा है तो जेड बस मैट्रिक्स स्पार्स नहीं होता, ये फुल मैट्रिक्स होता है। तो जो इसका स्पार्स मैट्रिक्स आंसर है ये गलत होगा। अगर यही जेड बस की जगह वाई बस पूछा होता तो वाई बस मैट्रिक्स एक स्पार्स मैट्रिक्स है जिसमें मोर नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स होते हैं। इसीलिए जब हमने एडवांटेजेस ऑफ वाई बस मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि वाई बस मैट्रिक्स इज ए स्पार्स मैट्रिक्स, उसमें ज्यादा जीरो एलिमेंट होते हैं, कैलकुलेशन फास्ट होता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट कम होती है। तो जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो बेसिकली या तो एडवांटेज से बनेंगे, या ऑब्जेक्टिव से बनेंगे, या फिर कंपैरिजन से बनेंगे। तो जितने भी एडवांटेज है, कंपैरिजन है, या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे आपको ध्यान से पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के लिए। देन फॉर एन बस पावर सिस्टम में पता है कि वाई बस मैट्रिक्स अगर एन बस सिस्टम है तो एन क्रॉस एन का जो है ना वाई बस मैट्रिक्स बनता है। लोड फ्लो स्टडीज के लिए हम जो है ना वाई बस मैट्रिक्स यूज करते हैं, जेड बस नहीं यूज करते। ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं तो उसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Then sum of the elements of row I equal to shunt admittance is connected to bus I. If the summation is 0, indicates there is no. यानी यहां पर आपको देखना है कि Y बस मैट्रिक्स में ये या तो शंट एडमिटेंस और म्यूचुअल कपलिंग, जब भी हम जो है ना वाई बस मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं तो हम कैसे फॉर्म करते हैं, बाय डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड। तो डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड में जो भी हम जो है ना डायगोनल एलिमेंट्स कनेक्ट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स में देखते हैं कि हम उस जिस पर्टिकुलर बस नंबर पर जो भी एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं वो सारे एलिमेंट्स का सम करते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आप देखोगे, अगर उसमें
अगर इनका समेशन 0 कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि न तो वहां पर शंट एडमिटेंस है और न ही म्यूचुअल कपलिंग है। तो ये वाइबस के फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन ये फिर से सेम क्वेश्चन कि आपका जो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होगा अगर टोटल नंबर ऑफ बसेस 50 हैं, 10 वोल्टेज कंट्रोल बस हैं, 6 जनरेटर बसेस हैं। तो आप यहाँ पर अब यहाँ देखो, यहाँ 10 वोल्टेज कंट्रोल बस हैं, 6 जनरेटर बस हैं, तो एक स्लैक बस को आपको हटा देना है। तो इसलिए यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये 15 2 इंटू 50 माइनस एम को 15 माइनस 2 कंसिडर किया। तो यहाँ पे ये जो है ना 10 प्लस 6 16 होगा, बट ये हमने 15 कंसिडर किया स्लैक बस को रिमूव करके। अब ये स्पार्सिटी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन कि स्पार्सिटी ऑफ ए 5 बस ट्रांसमिशन लाइन इज 0.4, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब यहाँ पर स्पार्सिटी आपको सीधे दे दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले स्पार्सिटी को कैलकुलेट किया था। इस क्वेश्चन में स्पार्सिटी की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले में रखे जो है ना टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैलकुलेट कर लोगे। इस डेटा के हिसाब से जो ट्रांसमिशन लाइन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन निकल के आएंगी वो होंगी 5। ये 4 बस। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर 4 बस पावर सिस्टम है, यहाँ ट्रांसमिशन लाइन गिवन है। अब आपको स्पार्सिटी कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूले तो वही है, उन्हीं को अब फॉर्मूले जो कोई फॉर्मूला हमने पहले पढ़े हैं उन्हीं को ट्विस्ट करके अलग अलग वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर देखो क्या है, आपको ट्रांसमिशन लाइन दी है और स्पार्सिटी कैलकुलेट करनी है, यानी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है एक्स, और ट्रांसमिशन लाइन गिवन है और जो है ना एन गिवन है, नंबर ऑफ जो है ना एन एन आपको कितने गिवन है 4, 4 बस का पावर सिस्टम है। तो आपको एन है गिवन, टी गिवन है, एक्स फाइंड आउट करनी है। तो सेम वही फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले में वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देन ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वाई बस के, वो क्या होते हैं, विच इज कनेक्टेड बिटवीन वाई बस एंड जो है ना सॉरी बस आई एंड बस जे विद पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है ना कंफ्यूज हो सकते हो कि वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट पे तो हम जितने भी जिस बस पर जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड होते थे उनका सम करते थे, बट जो भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, तो जैसे सपोज बस नंबर 2 है और बस नंबर 3 है, तो 2 और 3 के बीच में जो भी एडमिटेंस कनेक्ट होगा वो वैल्यू कंसिडर करते थे, बट हम विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी वैल्यू है दैट इज विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी दिए हैं, तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये नेगेटिव साइन वाला ऑप्शन। और अगर यहीं ऑफ डायगोनल एलिमेंट की जगह डायगोनल एलिमेंट दिया होता तो सम ऑफ एडमिटेंस कनेक्टेड एट दैट पर्टिकुलर बस, और वहां पर हम पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। डायगोनल में सबका सम कंसीडर करते हैं और उसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। ऑफ डायगोनल में जो भी एलिमेंट आई और बस जे के बीच में कनेक्टेड है उस एलिमेंट का नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। तो ये वाई बस के फॉर्मेशन की प्रोसेस से रिलेटेड है। ये ऑल्दो आपके भी इसमें नहीं है लोड फ्लो एनालिसिस या हम पावर सिस्टम की बात करें उसमें, स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, कंडक्टिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो ये सभी पर डिपेंड करता है। तो ये इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं या और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो है ना इस पूरे डिस्कशन में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे के सारे लोड फ्लो एनालिसिस से रिलेटेड थे।